दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 13 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स हम अपने सुबह की इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अल्बिनिज्म क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में रंगहीनता कहते हैं। जब शरीर का रंग उड़ जाता है, सफ़ेद पूरा पड़ जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में, भारत में देशी भाषा में फूल कहते हैं। फूल की बीमारी हो गई। तो ये अल्बिनिज्म जो है एक आनुवांशिक और दुर्लभ प्रकार का रोग है। इसमें शरीर का रंग या तो आंशिकता या पूरी तरह उड़ जाता है। ठीक है, तो आज के दिन 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्य कारण होता है, मेलेनिन नामक एक तत्व है, वो शरीर में नहीं बनता है इस बीमारी में, जिसके कारण कि यह बीमारी जो है उत्पन्न होती है। ये किसी भी एज में उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि पैदा होते ही हो, बाद में भी हो सकती है। एक आनुवांशिक विकार है। 2015 से इसको मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस ने, जो उसकी जनरल असेंबली है, दिसंबर 2014 में इसको मनाने की घोषणा की थी कि 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। तो ये एक प्राकृतिक पदार्थ है मेलेनिन, जो आंखों की पुतली, बालों व त्वचा का रंग, ये सब डिसाइड करता है। ठीक है, इसकी कमी से दोस्तों, मेलेनिन की अगर कमी हो जाए बॉडी में तो लोग गोरे हो जाते हैं। मेलेनिन की जिनके पास अधिकता होती है, अधिक मात्रा में बनता है मेलेनिन, वो लोग ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। इसी तरह जो है, और थोड़ी कम होगी तो सांवले होंगे, बहुत कम होगी तो गोरे होंगे, कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगी तो ये रोग हो जाएगा। दो प्रकार के रोग होते हैं इसकी कमी से, विटिलिगा और एल्बिनिज्म। विटिलिगा में छोटे छोटे जो वाइट सर्कल्स हैं वो पड़ने लगते हैं बॉडी पे, उसको विटिलिगा कहते हैं। और जब ये बढ़ जाता है, कभी कभी विटिलिगा ही एल्बिनिज्म का रूप धारण कर लेता है, कभी कभी विटिलिगा पे ही रुक जाता है, उसका इलाज भी हो जाता है। लेकिन एल्बिनिज्म अगर है तो उसका इलाज संभव नहीं है। एल्बिनिज्म का इलाज संभव नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। मेलेनिन का निर्माण दोस्तों, मेलेनिन के बारे में जान लीजिए कि इस तत्व का जो निर्माण होता है वो त्वचा की मेलेनोसाइट्स, एक कोशिका होती है, त्वचा में उपस्थित होती है, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये कई जानवरों में भी पाया जाता है। ये एक प्राकृतिक नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है और पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, लेकिन सनबर्न को पूरी तरह से नहीं रोकता है। मेलेनिन की कमी से जो त्वचा कैंसर होता है वो हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे गोरे लोगों, जो त्वचा कैंसर अक्सर होता है वो गोरे लोगों में ही होता है। वो ब्लैक जो होते हैं उनमें आपको नहीं दिखेगा कि त्वचा कैंसर उनमें हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेलेनिन अधिक रहेगा तो त्वचा कैंसर से सुरक्षा करता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है वो। इसके कमी से जो इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि यह विटामिन डी बनाने की क्षमता जो है शरीर की, उसका भी निर्धारण करता है कि मेलेनिन की ज़्यादा मात्रा रहेगी तो विटामिन डी बनाने की क्षमता ज़्यादा रहती है शरीर में, उतनी ही कम देर आप धूप में रहेंगे तो आपके अंदर विटामिन डी बन जाएगा। मेलेनिन अगर कम है तो आपको ज़्यादा देर तक धूप में रहना पड़ेगा, तब जाकर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। तो विटामिन डी बनाने की जो क्षमता है शरीर की, उसको भी मेलेनिन डिसाइड करता है। तो इससे जो महत्वपूर्ण रोग होते हैं, स्किन कैंसर, कम दिखाई देना, इसके बाद टेंशन और सामाजिक अलगाव, एक इसके प्रभाव हैं। रोग तो नहीं है सामाजिक अलगाव, लेकिन एक प्रभाव है। तो स्किन कैंसर, कम दिखाई देना, ये इसके महत्वपूर्ण रोग देखे जा सकते हैं इसी कमी से। और आनुवांशिक जो रोग है वो है एल्बिनिज्म, जो कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। 12 मेलेनिन के बारे में अलग से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 12 जून 2020 को अर्थात कल जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक संपन्न हुई। कैसी बैठक थी? 40वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। जीएसटी परिषद, जैसा कि आपको मालूम है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद,
यह जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश देती है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन किया जाता है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो अनुच्छेद 279 का ए का जो उपभाग 1 है उसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी में जो सदस्य होते हैं 28 राज्यों, जो 28 राज्य हैं वर्तमान में, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों। 3 कौन कौन? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ के वित्त मंत्री या फिर जो अन्य मंत्री होंगे इसके सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। कोई भी निर्णय जीएसटी परिषद में जब होता है तो उपस्थित और मतदान करने वाले, अर्थात उपस्थित हों जितने और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों का बहुमत होगा, तभी कोई निर्णय इसमें पारित होगा, क्योंकि इसका निर्णय केंद्र के साथ साथ जो राज्य हैं उनको ही प्रभावित करता है। तो इसलिए 3/4 इसमें राज्यों को काफ़ी यहाँ पर महत्व दिया गया है, आप देखेंगे। और इन 3/4 जो बहुमत हैं इसमें भी 1/3 जो मत का जो मूल्य होगा, 1/3 जो होगा केंद्र का होगा और 2/3 जो है राज्यों का होगा। तो राज्यों को ज़्यादा यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो एक प्रकार से सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर यह आधारित है संस्था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये किसको प्राप्त हुआ? तो यह रतन लाल को दिया गया। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पर्यावरण, कृषि, जलवायु परिवर्तन पर ढेर सारे कार्य किए हैं। उसी के फलस्वरूप इनको एक विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी फाउंडेशन की 1986 में, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनके द्वारा की गई थी अमेरिका में युआन प्रांत में। जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला था, जो कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस पुरस्कार के बारे में। इस बार जो पुरस्कार मिला रतन लाल को मिला। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 ये मर्जर द्वारा जारी होता है। मर्जर एक वैश्विक संस्था है, जो प्राइवेट संस्था है, जो जारी करती है ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष। तो इस बार मुंबई जो है 60वें स्थान पर रहा पूरी सूची में, और एशिया का 19वां सबसे महंगा शहर है, विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है और भारत का सबसे महंगा शहर है। विश्व का सबसे महंगा शहर जो है दोस्तों हांगकांग, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी बना हुआ है। और अशगाबाद जो है ये दूसरे स्थान पे है। ये महत्वपूर्ण है। अशगाबाद जो है 5 स्थान का, पहले जो है 7वें स्थान पे था, अभी दूसरे स्थान पे आ गया अशगाबाद। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि पश्चिम में पाकिस्तान है, उसके पश्चिम में अफगानिस्तान है उत्तर पश्चिम में, और अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में या आप कह दें लगभग उत्तर में तुर्कमेनिस्तान है। इसी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इसी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ये रहा अशगाबाद आपका। ठीक है, ये पश्चिम साइड में स्थित है, पश्चिमी परे में स्थित है अशगाबाद। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है। कुछ इस रीजन्स के बारे में और जान लीजिए। उज्बेकिस्तान है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको दक्षिण में दिख रही होगी, ताशकंद। ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। फिर आप उत्तर में जाएंगे कजाकिस्तान। ये महत्वपूर्ण है करंट की दृष्टि से, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी एस्टाना या अस्ताना जिसको बोलते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी, जो कि अब नया नाम इसको दे दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? नूर सुल्तान। तो करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी अब राजधानी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नूर सुल्तान। पहले इसे क्या कहा जाता था? एस्ताना या अस्ताना कहा जाता था। या बीच में तजाकिस्तान को देखेंगे। तजाकिस्तान की राजधानी ये क्या है? दुशांबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो इनकी पोजीशन क्या है?
इनकी राजधानियाँ क्या हैं ये जानते रहिए, महत्वपूर्ण देश हैं, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। एक बार पूछा भी जा चुका है, जैसे कि अस्ताना था, अस्ताना सबसे उत्तर में है, उसके बाद बिश्केक, उसके दक्षिण में ताशकंद और फिर दुशांबे आएगा। तो ये चीज़ आपको राजधानियों का क्रम याद रहना चाहिए। अगली चर्चा हुबली जंक्शन, कर्नाटक की। हुबली जंक्शन देखिए, हुबली एक नदी है जो कलकत्ता में बहती है, वो हुबली नहीं है, उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये हुबली जंक्शन है, कर्नाटक में स्थित है, ये रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बनने हेतु, मतलब कि दर्जा पाने हेतु तैयार है, मतलब ये प्लेटफार्म तैयार हो चुका है, बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। ये इसका जो प्लेटफार्म नंबर 1 है वो 1400 मीटर लंबा है। तो इस तरह विश्व का सबसे बड़ा ये रेलवे स्टेशन बन जाएगा हुबली जंक्शन। अभी कौन सा है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म है वो सबसे बड़ा है, प्लेटफार्म नंबर 1। इसके पहले जो दर्जा मिला था खड़गपुर रेलवे स्टेशन को मिला था, वो उसका प्लेटफार्म नंबर 3 सबसे ज़्यादा लंबा था, लगभग 1100 मीटर लंबा था। गोरखपुर वर्तमान में है विश्व का सबसे लंबा, 1366 मीटर। अभी हुबली जंक्शन हो जाएगा सबसे बड़ा प्लेटफार्म, प्लेटफार्म नंबर 1 उसका 1400 मीटर लंबा हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, महत्वपूर्ण बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, वर्तमान में मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं। तो इसके द्वारा ये फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें IIT मद्रास को लगातार दूसरी बार समग्र श्रेणी में और लगातार 5वीं बार इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो दोनों में ही, अर्थात समग्र श्रेणी और इंजीनियरिंग श्रेणी दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान IIT मद्रास, जिसमें समग्र श्रेणी में लगातार दूसरी बार, इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार 5वीं बार इसने ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, अर्थात प्रथम स्थान पर रहा है IIT मद्रास। दोस्तों, यदि आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आप कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करके व्यापक रूप से कोई तैयारी, संस्थागत तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप UPPSC, UPSSC या UPSC या MPPSC, BPSC, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, IIT, MIT, सब कुछ है उसमें। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड आप UD10 वहाँ पर इस तरह से टाइप करिएगा, और कंटिन्यू करके आप पेमेंट करके 1-2 वर्ष के लिए अपना जो है क्लासेस कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास कर सकते हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड ये आपको अवेलेबिलिटी प्रदान करता है, PDF के साथ, टेस्ट के साथ, क्विज के साथ, लाइव क्लासेस, और जो भी क्लासेस होंगी, जैसे जियोग्राफी कोई पढ़ा रहा है तो एक नियमित टाइम बाउंड में आपका वो ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक। तो ये महत्वपूर्ण है, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं। बस ये रेफरल कोड डालना मत भूलिएगा, क्योंकि रेफरल कोड डालने से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अन्य सुविधाएं आपको मिलेंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।